चलिए अब हम जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p व q अर्थात ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों कैसे हैं, पूर्णांक, तथा q बराबर नहीं है 0 के, यानी जो बटे में जो संख्या होगी उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2/3 माइनस 6/4 √4। अब आप कहोगे सर √4 कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए कि √4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, और जैसे हम इसको इस रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद बात आती है शून्य की। तो क्या हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दिया गया है कि सिर्फ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर अंश का मान p का मान तो 0 हो सकता है, अर्थात अंश का मान तो 0 हो सकता है, लेकिन बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यदि बटे में शून्य होता तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन आपको अच्छे से पता होगा कि प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है, प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है, और साथ में हर संख्या के ऊपर घात 1 होती है। तो ये 1 का कॉन्सेप्ट आप जरूर समझ लेना। तो यहाँ पे 0 हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे q का मान 1 आ रहा है, ना कि 0, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट, अब हम आपको एक चीज बता दें, जितनी भी अभी आपने पहले प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक ये सभी संख्या पढ़ी हैं, वो सभी की सभी परिमेय संख्याएं ही हैं। अब यहाँ पे देखिए -6 क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये भी परिमेय होगी। यहाँ पे √3 में से √3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और 0 एक परिमेय संख्या हमने आपको पहले ही समझा दिया है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं अब अपरिमेय संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर या p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p व q दोनों पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के, अर्थात अपरिमेय संख्याओं में भी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी संख्या के बटे में 0 लिख देते हैं तो फिर वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। और जब अपरिभाषित होगा तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे √5, तो जितनी भी संख्याएं रूट के बाहर नहीं निकलती, अर्थात जो पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, और यदि वो रूट के अंदर है तो वो सब की सब अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पर √6 कभी बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर 2 माइनस √3 ये भी बाहर नहीं, यहाँ पे 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी है, अपरिमेय। वो एक परिमेय का और एक अपरिमेय का व्यवकलन हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये हम आगे की क्लास में जानेंगे। और यहाँ पे पाई, पाई क्यों? अब आप कहोगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय हुई कि नहीं? नहीं बेटा, पाई का मान लगभग मान है, 22/7 है वो लगभग मान है, पाई का मान तो आज तक कभी ज्ञात किया ही नहीं जा सका है, ठीक, इसलिए पाई कौन सी है, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर भी आपको कुछ एक और एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 0 के बाद दशमलव, फिर 1, फिर उसके बाद 1 0, फिर 1, फिर उसके बाद 2 0 1, उसके बाद 3 0 1, और आगे कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं वो सब की सब अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। दशमलव प्रसार के बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। अर्थात यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को एक साथ मिला दें तो जो समूह होगा वह समूह ही वास्तविक संख्याएं
कहलाएगा। जैसे आपके सामने अभी चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस मटके के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्या हैं। इस मटके का नाम ही होगा वास्तविक संख्या, अर्थात रियल नंबर। ये आपका हो गया नंबर सिस्टम। लेकिन कुछ इन संख्याओं के बाद भी और भी कुछ संख्या हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और कई जगह आप कई सवालों में फंस सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सम संख्याओं के बारे में। ठीक, इनकी गिनती आपके नंबर सिस्टम में नहीं होती है, लेकिन यदि आप इन संख्याओं को नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इन संख्याओं के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सम संख्याओं की। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन हमने नहीं लिखी है, लेकिन यदि जब हम मुंह से बोलेंगे तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य होती हैं, अर्थात जिनमें दो से भाग जाता है, वो सब की सब सम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8 और ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। अर्थात जितनी भी संख्याओं में दो से भाग जाएगा वो सब की सब सम संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आती हैं विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो से भाग नहीं जाता, अर्थात ऐसी संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती हैं, वो सब की सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 और ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। इसके बाद बात आती हैं भाज्य संख्याओं की, अर्थात कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो सब के सब भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दो गुणनखंड का अर्थ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम 2 के गुणनखंड करें तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। इसके केवल कितने गुणनखंड हो रहे हैं, केवल 2। लेकिन हमने क्या जाना है डेफिनेशन में कि ऐसी संख्या जिनके दो से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 2 से कैसे होंगे, ज़्यादा। 2 से अर्थात 3। तो यहीं पर यदि हम लें फॉर एग्जाम्पल 4, कितना, 4 के यदि हम गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, यानी इनके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 3। और यदि 3 है तो इसका मतलब है कि भाज्य संख्याएं, यानी अर्थात 4 एक भाज्य संख्या है। तो 4 ऐसे 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और ये कहाँ तक जाएंगे, आपकी अनंत तक। ठीक, अब आप कहोगे कि सर 9 भाज्य संख्या कैसे है। तो 9 बेटा, 9 में भाग कितने से चला जाता है, 3 से। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1। भाज्य संख्याओं को पहचानने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो जितनी भी संख्याएं किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में आती होंगी, वो सब की सब भाज्य संख्याएं होती हैं, और जितनी संख्याएं किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में नहीं आती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ये कहाँ तक, अनंत तक। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहोगे कि सर एक तो बच गया है। तो बेटा एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है,
क्योंकि भाज्य होने के लिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितने होने चाहिए? दो, दो से ज़्यादा, और अभाज्य संख्या होने के लिए चाहिए होंगे दो। लेकिन यहाँ पर एक का तो गुणनखंड केवल एक ही होता है, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिनके एचसीएफ एक होते हैं, ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक होता है, वो सब की सब सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 व 3। यदि हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा? 1, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही ऐसी संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं आपस में जिनके एचसीएफ एक होते हैं, वो सब की सब सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 4 और 5। 4 और 5 के बीच में भी कितना एचसीएफ है? एक। कितना है? एक। 7 और 10, इनके बीच में भी एचसीएफ कितना है? एक।